Hey guys, welcome to another episode of Policy. मैं हूँ आपका होस्ट राधे कोटकर और आज हम मिलने वाले हैं एक बहुत इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी से जिनका नाम है मोहित शर्मा। ये 24 ईयर ओल्ड एंटरप्रेन्योर है। इन्होंने अपनी जर्नी बहुत यंग एज में स्टार्ट करी थी। जो जिस एज में हम बच्चे हम बस सीखते हैं उस एज में इन्होंने कुछ सोचा था और जिसके ऊपर आज तक काम करके आ रहे हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में मल्टीपल पाथ्स का एक्सपोजर लिया है और आज हम उसी चीज़ का एक इंस्पिरेशन लेने वाले हैं। थैंक्स राधिया, आई एम सुपर एक्साइटेड और आपके साथ बहुत सीखने को भी मिलेगा एंड जो थोड़ा बहुत सीखा है अभी तक और जो फॉलो कर रहे हैं वुड लव टू शेयर दैट। सो मैं ये जानना चाहता हूँ कि भोपाल जैसे टीयर 2 सिटी में जहाँ पे एक्सपोजर इतना नहीं है जितना आप टेक सिटीज़ में ले सकते हो, आपने यहाँ से आपकी जर्नी कैसे शुरुआत की, वो भी काफ़ी यंग एज में, जो कि हम हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि एक सिटी डजंट मैटर, इट्स योर ऑल अबाउट योर पैशन। सो हाउ डिड यू स्टार्ट? एब्सोल्युटली। तो बैक देन तो इतना नॉलेज भी नहीं था कि अच्छा अपन टीयर 2 टीयर 3 टीयर 1 ये सब भी इतने होते हैं। इट्स लाइक कि आइडिया था, पैशन था, आप कर सकते हो राइट। तो मेनली बैक देन जो भी आइडियाज आए माइंड में, मल्टीपल आइडियाज हुए, चेंज हुए, उस पर वर्क करा, मल्टीपल फेलियर्स मिले, 99.99% फेलियर्स मिले और उसके साथ फिर बस लगे रहना है। और इट डजेंट मैटर कि आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हो, इट्स जस्ट कि आप कितने विलिंग हो और कितना बर्निंग डिजायर है आपके पास, तो आप कर सकते हो उस पर। सो एक क्विक रिव्यू, आप क्या लाइक व्हाट वाज योर फर्स्ट स्टेप कि आपने लाइक हाउ डिड यू केम इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, लाइक व्हाट वाज द स्पार्क? तो क्विकली मेरी जर्नी तो लाइक बैक इन 9th स्टैंडर्ड स्टार्ट हुई थी कि लाइक एक फिल्म प्रोडक्शन का शूट चल रहा था मूवी का एंड वहाँ पे एक डायरेक्टर सर थे एंड आई रीच्ड आउट टू हिम कि क्या हो रहा है, पता नहीं था, डायरेक्टर ही थे एंड ही सेड कि फिल्म का शूट ये सब चल रहा है एंड आई वाज रियली क्यूरियस कि यार मूवीज आ रही हैं, शूट्स हो रहे हैं, उसके क्रेडिट्स आ रहे हैं। तो वहाँ पे आई रीच्ड आउट, मैंने बोला भाई आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगा, प्लीज़ यस कि आप जो बोलोगे मैं करूँगा, पर मेरे को सीखना है, करना है। तो उन्होंने मेरे को एक मौका दिया एंड वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एंड एंटरप्रेन्योरशिप एज अ फुल फ्लेजेड फाउंडर एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हम लोग का जब मैं बीटेक 3rd ईयर में था तब हमने इसको स्टार्ट करा था। काफी यंग एज में आपने एक स्टार्टअप का, जैसे आपका फिल्म इंडस्ट्री में आपका एक बहुत अच्छा एक्सपोजर रहा है, तो हाउ दिस थिंग हेल्प्ड यू इन योर जर्नी टिल नाउ? सो हाउ वी आर डूइंग विद इट और क्या इसमें और कंटिन्यू करना चाहेंगे फिल्म इंडस्ट्री में जब आपने स्टार्ट किया था? तो एक बहुत कॉमन सवाल है राइट, बट जब आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं या फिर एज अ स्टूडेंट भी, हमको जो भी नई चीज दिखती है बहुत एक्साइटिंग कि यार मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। एंड अपनी भी स्टार्टिंग वैसे हुई कि ओके किसी चीज में इंटरेस्ट आ रहा है उसको कर लिया, फिर पहली और चीजें कर रहे हैं। एंड एक तरीके से व्हाट आई बिलीव कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी जैसे इंटर्नशिप्स भी कर रहे हैं तो मल्टीपल प्रोफाइल्स में कर रहे हैं या फिर सब कुछ अलग अलग कर रहे हैं, एक चीज को लॉन्ग टर्म नहीं करना है। बट आई बिलीव कि एज अ स्टूडेंट ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज है बिकॉज डे वन से हमको नहीं पता है कि हमको क्या चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है हमारे पास राइट, और उतना सारे एक्सपोजर्स भी नहीं है ना, प्रॉपर मेंटोरशिप हम सही मेंटोर्स को वन गो में आइडेंटिफाई कर पाते हैं राइट। तो ये बेस्ट तरीका होता है कि आप, क्योंकि स्टूडेंट प्रोफाइल है, आप फुल टाइम एजुकेशन भी कर रहे हैं एंड पैरेलली अगर आप इंटर्नशिप्स कर रहे हैं अलग अलग डोमेन्स में तो आपको पता चल जाएगा इस पर मेरा इंटरेस्ट है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने फिल्म प्रोडक्शन से स्टार्ट करा तो मेरा वो पैशन था कि मैंने आउट ऑफ पैशन करा कि ओके अब मैंने कर्नाटिक म्यूजिक भी सीखा, फिर लाइन प्रोडक्शन में भी गया, म्यूजिक वीडियोस में आए। उसके बाद फिर मैं देखा कि ओके मेरे को जिसमें सबसे ज्यादा डर लगता है सेल्स मार्केटिंग, तो मैं वहां पे चला गया। उसके बाद फिर अब आप कहीं पे नौकरी पे जाएंगे तो बोलेंगे आपने इतना सारा स्विच करा है, तो आपकी प्रोफाइल में वो गलत चीज दिखती है अगर आप कहीं पे नौकरी के लिए जाते हैं। बट इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, यहाँ पे आपके पास इसका एज क्यों रहता है, बिकॉज एज अ फाउंडर आप सब कुछ नहीं कर सकते, आपको काम को डेलीगेट करना, आपको डाउन टीम रखनी है। एंड यहाँ पे एज अ फाउंडर अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज के डेट में किसी को इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ऑनबोर्ड कर रहा हूँ तो मेरे को पता है कि उसको क्या क्या काम बोलना है, क्या डेडलाइंस रखनी है। अगर मैं टेक वाले बंदे को रख रहा हूँ तो टेक में थोड़ा बहुत काम करे तो पता ही है। सेल्स मार्केटिंग के अगर किसी को ऑनबोर्ड करें तो इस तरीके से। तो पर्सनली मैंने इसको ऐसे लिया है कि मैंने अभी तक जो भी लाइफ की एक्सपीरियंस रही है ये सारे बिजनेस के फंक्शंस रहे। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो गया, सेल्स एक बिजनेस का फंक्शन हो गया, मार्केटिंग एक फंक्शन हो गया, ऑपरेशन एक प्रोडक्ट मैनेजर फंक्शन हो गया। तो लाइफ में दिख रहा है कि बहुत सारी चीजें करी हैं आपने, बट एट द एंड अगर आप फाउंडर पर्सपेक्टिव से देखोगे तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो अभी हम बिजनेस और स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं
तो वहां पे फुल फ्लेजेड फोकस के साथ और एक एक्सपीरियंस फाउंडर प्रोफाइल की तरह आप वहां पे आ सकते हैं. जैसे आपने लाइफ में जितने भी एक्सपोजर्स आपने किया वो आपका एक बेस बन गया. करेक्ट. So everything you should be always open for opportunities, right? 100%. How did the fixed point, like fixed point का जन्म कैसे हुआ? Like what was the idea behind it? तो फिक्स पॉइंट लाइक इतना सुना था कि स्टार्टअप एक यूनिक चीज होती है. अरे फंक्शनिंग और ग्रोथ वगैरह सब कुछ, और स्टार्टअप की तो पहले डेफिनेशन भी नहीं पता थी, बट पता था स्टार्टअप करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है. तो उस थॉट से स्टार्ट करा था. और 6 पॉइंट नाम भी ऐसा है कि मैंने सोचा कि ओके बहुत सिंपल होना चाहिए. तो 9th स्टैंडर्ड तो हर किसी ने पढ़ी है, मैथ्स क्लास में फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम. तो वहां से उसको इवॉल्व करें कि ओके सबसे ज्यादा डर मैथ्स पे लगता था, तो जिसमें सबसे ज्यादा डर लग रहा है वही. तो फिक्स्ड पॉइंट, तो इट्स लाइक हमने उसको कंबाइन कर दिया, तो इट्स केम लाइक फिक्स्ड पॉइंट कंबाइन पूरा, एफ फॉर पी कैपिटल, FIXPOINT. एंड उसके बाद फिर हमने इसको स्टार्ट करा कि हमको ऑटोमोटिव में ही करना है, बिकॉज बैक देन मेरे को गाड़ियों के लिए मैं बहुत पैशनेट था. एंड जब मैं थोड़े और मेंटोर से मिला तो उन्होंने बोला कि ओके व्हाट इज योर कोर पैशन, क्योंकि बिजनेस और स्टार्टअप ऐसी चीज नहीं कि आप आज करो कल नहीं करना. इट्स लाइक आपके नेक्स्ट पूरी लाइफ की वही जर्नी रही है, राइट. तो अब आपको कोई नहीं भी देख रहा, आपको उसके लिए काम करना है और ये आपको खुद के लिए करना है. तो आप जब तक पैशनेट नहीं रहोगे नहीं कर पाओगे. तो उस थॉट से स्टार्ट करा था. पहले मल्टी ब्रांड EV सर्विसिंग में इंटरेस्ट में गए, फिर पिवट करते करते एज ऑफ टुडे हम लोग एक हार्डवेयर बना रहे हैं, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, दैट इज OBD2+ GPS हार्डवेयर, जो कि किसी भी गाड़ी को स्मार्ट, सेफर और कनेक्टेड बना सकता है. So was fixed point your first startup or? ये फर्स्ट स्टार्टअप ही था जो कि बीटेक 3rd ईयर में स्टार्ट करा था, और इसी को ही अब कंटिन्यू करना है, तो सब कुछ यही है. Okay. So जैसे आपकी ये जर्नी रही फिक्स पॉइंट, तो इसमें एंटरप्रेन्योरशिप में जब कोई भी एक स्टूडेंट जब आता है, सो उसको बहुत सारे ख्याल रहते हैं कि हाउ विल आई मैनेज माय कॉलेज, कॉलेज के साथ अगर मुझे फंडिंग चाहिए, आप मान लीजिए मुझे स्टार्टअप करना है, तो क्या वेज हो सकते हैं एक स्टूडेंट्स के लिए? मैं तो यहाँ पे थोड़ा एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहूंगा. जब मैंने बीटेक 3rd ईयर में भी स्टार्ट करा था, उसके पहले मैं जॉब कर रहा था पहले, एंड वहां पे मैंने 2-3 महीने का सैलरी का पूरा पैसा जोड़ा, क्योंकि मैंने सुना था कि अगर आपके पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आप प्रॉपर कंपनी हो. अब आप आइडिया लेके जाओगे तो आप कंपनी नहीं हो रही, आपके पास ना DPIT है ना कुछ. तो मैंने पूरा पैसा जोड़ा एंड कंपनी फॉर्मेशन में लगा दिया. और वहां पे बीटेक 3rd ईयर में कंपनी रजिस्टर्ड हो गई. अब मुझे लगा अब तो काम हो गया, कि लाइक कंपनी बन गई, अब तो हो गया सब कुछ. बट अगले दिन बैठा, अकेले बैठा, तो यार कंपनी तो बन गई है बट ऑपरेशंस कहाँ है, राइट. कुछ तो हो नहीं रहा है. तो नाम से कंपनी नहीं बननी चाहिए, उसके फंक्शनिंग रहनी चाहिए, कुछ कस्टमर के लिए आहा मोमेंट आने चाहिए, कुछ कस्टमर डिलाइट्स होने चाहिए, कुछ वैल्यू एडिशंस होने चाहिए. तो उस टाइम पे थोड़ी चीजें क्लियर हुई, फिर वहां से धीरे धीरे हमने चालू किया. जैसे कि आपने कहा द आहा मोमेंट फॉर योर क्लाइंट्स, तो आपका आहा मोमेंट क्या था कि जिससे आपको सब किक स्टार्ट मिला इन सब चीजों के लिए? तो टू बी ऑनेस्ट स्टार्टिंग में था इट्स ऑल अबाउट फंडिंग, कि हर कोई मार्केट में मीडिया में आ रहा है कि न्यूज़पेपर्स में आ रहा है जगह पे कि इसने इतनी की फंडिंग रेस करी है, इसने फंडिंग रेस करी. और शार्क टैंक वगैरह तो अभी रिसेंटली, उस टाइम पे तो था भी नहीं था. तो मैंने सोचा कि यार स्टार्टअप बनाएंगे, बहुत सारा फंडिंग रेस होगा, फंडिंग करेंगे. बट बाद में जाके क्लियर हुआ कि फंडिंग उस प्रोसेस का एक पार्ट होता है, और एंटरप्रेन्योरशिप अपने आप में एक जर्नी है. वो दैट एक्ट एज अ फ्यूल, जो कि आपका एंड गोल फंडिंग नहीं होना चाहिए, जो स्टार्टिंग में मेरा था. बट समय के साथ इवॉल्व होते होते, तो अगर कोई भी स्टार्टअप भी चालू कर रहा है तो एंड गोल फंडिंग नहीं होना चाहिए. एंड गोल ये होना चाहिए कि एटलीस्ट, अब सबके पर्सनल हो सकते हैं, मेरे लिए ये था कि एटलीस्ट अब मैं जिसके लिए पैशनेट हूँ गाड़ियों के लिए, मैं उसको स्मार्ट बना सकूँ, सेफर बना सकूँ, कनेक्टेड बना सकूँ. तो कस्टमर को मेरे को अहा मोमेंट देना है. अगर कोई हमारे गाड़ी के इकोसिस्टम में आ रहा है तो हम उसको सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सब सॉल्यूशन दे दें. तो मेरे लिए अगर मैं अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर पा रहा हूँ थ्रू आवर सर्विसेज, प्रोडक्ट सर्विसेज, कस्टमर सपोर्ट, तो मेरे लिए वो विन सिचुएशन है कि ओके कुछ अच्छा करा है. एंड अलॉन्ग विद दिस, उसके साथ टीम को भी एक विन विन सिचुएशन, बिकॉज टीम को भी आपको पूरे टाइम एक्नॉलेज करना पड़ता है. तो अब ऐसा नहीं कि आप कस्टमर पे पूरे फोकस हो जाए. एज अ फाउंडर, आपके वैल्यू चेन में जितने भी स्टेक होल्डर्स है, आपके टीम मेंबर्स हो गए, आपकी डाउनलाइन होगी, कस्टमर्स हो गए, पोटेंशियल कस्टमर्स हो गए, पार्टनर्स हो गए, सबको आपको लेके चलना है. तो वो अपने आप में ही एक चैलेंज है, बट
वो नए चैलेंज ही आपको ना एक एक्साइटिंग और थ्रिलर देता है, तो वो एक एक्साइटिंग पार्ट रहता है। तो जैसे आपने बहुत यंग एज में लाइक आपने लगभग 15 फिल्म शॉर्ट फिल्म्स बनाई है, दैट्स लाइक बहुत यूज होता है उस एज में। आपने बहुत म्यूजिक वीडियोस भी करी है। लाइक आपका फैमिली का रिएक्शन क्या था जब उन्होंने आपको देखा कि यू आर गेटिंग इनटू समथिंग लाइक दिस, जहाँ पे यूजुअली पेरेंट्स उस टाइम में बोलते तुम्हारी 9 10th है, यू गॉट टू स्टडी नाउ, आपने जब आपका इतना एक्स्ट्रा करिकुलर है। यस, तो स्टार्टिंग में जब तक कोई प्रोडक्ट आउट नहीं हुआ था कि क्या डेली जा रहे हो, मैं मैजिक से जाता था 5 रुपए देके रोज मांगता था, और फिर रोज आता जाता था। एंड उस टाइम पे जब ये स्टार्ट करा तो स्टार्टिंग में तो बोला क्या कर रहे हो, पढ़ाई पे फोकस, बट फैमिली बहुत सपोर्टिव है। जब पहला आया तो उन्हें भी बहुत एक्साइटमेंट से कि हाँ अच्छा है, और प्लस सबने उन्हें शेयर भी करा अपने नेटवर्क में और सब कुछ। फैमिली से भी थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है और फैमिली बहुत सपोर्टिव है, तो उसका बहुत अच्छा एडवांटेज आपको मिलता है। और जैसे आप कॉलेज में हैं, सो जब आप कॉलेज में आके जब जॉब्स कर रहे थे या फिर इस एंटरप्रेन्योर जर्नी की तरफ जा रहे थे, तो आपको नहीं मतलब आपको एक बैकग्राउंड सपोर्ट क्या था आपके लाइक मम्मी पापा, या उनका रिएक्शन क्या था इन सब चीज़ों? मतलब यही एज है, जितना कर सकते हो करो अभी। यस, और ऐसा कुछ गलत काम मत करना है कि बाद में दिक्कतें आए, तो फिर आपको खुद से ऑनेस्ट रहना है। एंड एज आई सेड की फैमिली स्टार्टिंग से सपोर्टिव है, तो अभी बीच में भी ऐसा हो गया था कि काम इतना ज्यादा हो रहता था कि लाइक मैं बहुत लेट नाइट जाता था, कभी कभी घर भी नहीं जाता था। तो सपोर्टिव है और उनको दिख रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ हो रहा है। अब जैसे जैसे चीजें और लाइव होंगी तो और रिजल्ट दिखेंगे इसका। तो जैसे आपने आपके कॉलेज की फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में फुल टाइम जॉब करी, सो उसका एक्सपीरियंस कैसे रहा आपके कॉलेज के साथ, लाइक हाउ वो दोनों चीजें पैरेलली कैसे चली? कॉलेज में तो कंपलसरी कि यार 75% अटेंडेंस होना ही है, बट व्हाट आई हैव सीन कि हर जगह पे आपको एक सर्टेन, ऐसा नहीं है कि वो पहला माइंडसेट होता है कि आपको दिन के 8 या 10 घंटे देने ही देने हैं, राइट। आज की डेट में आप फाउंडर्स भी इतने स्मार्ट हो गए हैं, प्लस जो टीम मेंबर्स हैं वो भी इतने स्मार्ट है कि ओके अगर आज के मेरे 5 टास्क हैं, तो अब वो बैक ऑफ द माइंड आपके चलते हैं कि इसको और इजी कैसे कर लो, बिकॉज आप बहुत लेजी भी हो एंड आप शॉर्टकट तरीके ढूंढ लेते हो यहाँ पे। तो ये अपने पास एडवांटेज है। तो वहां पे पहले अगर मैं शफल भी कर रहा हूँ अलग अलग प्रोफाइल्स में, तो मेरे को पता है कि मेरे दिन के क्या टास्क है और मेरा एंड गोल क्या है। तो मैं वही आइडेंटिफाई करता हूँ कि ओके मैं दिन के 6 घंटे की जगह पे 1 घंटे में उसको कैसे कर सकता हूँ। तो 1 घंटा मैं उस पर दे देता हूँ, 1 घंटा टास्क में दे देता हूँ, 6 घंटे का काम 2 घंटे में हो जा रहा है। और ये ऐसे काम है जिसपे मैं पैशनेट था। पूरे काम सेल्स मार्केटिंग ऑपरेशंस इसके अराउंड ही थे, कुछ क्रिटिकल थिंकिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग, तो ये सब में थे, तो जो आउट ऑफ पैशन था। तो अगर कहीं पे मेरे को लेट नाइट भी जग के काम करना होता तो मैं करता था। जब रात में 3-3 बजे उठ के भी सपने आ रहे हो कि ये काम ऐसे भी हो सकता है, तो फिर अगले दिन उसको इम्प्लीमेंट करना ही है, बिकॉज कोई आपको देख नहीं रहा, आपको खुद के लिए करना है आपको। सो जैसे आपने एक कॉलेज में आपका स्टार्टअप का एक और प्रोसेस था, सो मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आज उनके माइंड में बहुत सारे थॉट्स होते हैं, लेकिन लोग पास कर देते हैं उनको बिकॉज दे डोंट हैव अ वे। सो व्हाट वाज योर वे कि आपने उसमें से कैसे अपना पाथ ढूंढा और आपने कैसे मतलब चूज करा कि दिस इज द पाथ फॉर मी एंड आई विल वर्क इन दिस डिसिप्लिन ओनली? तो स्टार्टिंग में किसी के पास क्लैरिटी नहीं रहती, राइट। सामने वाले आपके मेंटोर्स आपको कितना भी समझाए, आप जब तक ठोकरे नहीं खाओगे आप नहीं सीखोगे। तो मैंने भी ठोकरे खा कर सीखा है इसमें। तो मैंने, बट एक चीज अभी अगर मैं फ्रेमवर्क देने की अगर बात करता हूँ तो 2 फ्रेमवर्क मैं देता हूँ जो कि एकदम गोल्डन रूल है। नंबर 1, एक होता है कि अगर आप ये देखो जब आप छोटे थे, जब आपके अंदर बचपना था, ऐसी कौन सी छोटी छोटी चीजें थी जो आपको खुश कर देती थी। फॉर मी दैट वाज ऑटोमोटिव, गाड़ियां, राइट, उनके डिजाइन, उसके अंदर क्या टेक्नोलॉजीज हैं, वो सब कुछ। तो मैंने इस प्रोसेस में जब मैं किया कि ओके मेरे को गाड़ियों के लिए पैशन है, तो मेरे को आप अकेले भी छोड़ दो, मैं तब भी काम कर सकता हूँ उसमें, राइट। कि ऐसे ब्रेनस्टॉर्म कर सकता हूँ, मेरे को और आइडेंटिफाई करना है, मैं उसके अराउंड टेक्निकल थोड़ी बातें कर सकता हूँ लोगों से, क्योंकि मैं उसके लिए पैशनेट हूँ। अब अगर आप मेरे को हेल्थ केयर इंडस्ट्री बोल दो तो मेरे को आइडिया नहीं है उसके बारे में, राइट। ना एजुकेशनल बैकग्राउंड है ना इंटरेस्ट है। तो अगर आपको एज अ कॉलेज स्टूडेंट कुछ स्टार्टअप पे भी काम करना है, तो इनिशियली आपको अलग अलग आप इंडस्ट्रीज में जाओ, मल्टीपल इंटर्नशिप्स करो, चलेगा आप 2-4 महीने में स्विच भी करो, बट एक ऑब्जेक्टिव से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप स्विच इसलिए कर रहे हो कि आपको वहां का कल्चर पसंद भी नहीं आया या डांट ज्यादा हो रही है या माइलस्टोन ज्यादा है, इसलिए आप चेंज करो बिकॉज
आपको बैक ऑफ द माइंड क्लैरिटी नहीं है कि ओके ये चीज मैंने करके देखा, अब ये मेरा एक एक्सपोजर हो गया, अब मैं किसी और इंडस्ट्री में देखता हूँ 2-3 महीने, बिकॉज आपको फुल टाइम यहाँ पे इंटर्नशिप्स करनी है, राइट? इंटर्नशिप्स 2 महीने 6 महीने ऐसी ही रहती है। तो वहां पे अब फिर आपको पेपर पेन लेके बैठना है 1 ईयर 2 ईयर्स डाउन द लाइन, जब आपका सेकंड थर्ड ईयर कंप्लीट हो रहा है। मैंने अपनी लाइफ में इतना इतना एक्स्ट्रा करिकुलर में टाइम दिया, उसको मेरे को क्या आउटपुट आया, क्या मेरे को कुछ क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है, मैंने 10 इंटर्नशिप्स करी या 5 करी, या एज अ सेक ऑफ बस मैंने सर्टिफिकेट्स लेके आ गया, मेरे को एटलीस्ट अगर जॉब पे भी लास्ट में बैठना है तो क्या मेरे पास कुछ सर्टिफिकेशन या टेक्निकल नॉलेज या कुछ भी सॉफ्ट स्किल्स है या नहीं है। सेकेंड फ्रेमवर्क इट्स अबाउट, एक होता है जो मैंने पर्सनली मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, एक होता है आइडिया, राइट? एक होता है एग्जीक्यूशन। आइडिया, एग्जीक्यूशन, हम सभी के पास आइडियाज हैं और हम मेजॉरिटी लोग यहीं पे मार खा जाते हैं कि एग्जीक्यूशन पे नहीं ला पाते, राइट? आइडिया हर किसी के पास है, आप सोने जाओगे आज आइडिया आएंगे, कल आएंगे, आप दोस्तों के साथ बैठे हो अलग आइडियाज आएंगे, किसी प्रोफेशनल्स के साथ बैठे हो अलग आइडियाज आएंगे, अरे यार मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं तो ये कर सकता हूँ, बट आप उसे करते नहीं। वाई? बिकॉज अपने पास रोड मैप नहीं है कि आइडिया से एग्जीक्यूशन कैसे लेके आए। तो एक फ्रेमवर्क जो है आइडिया, एग्जीक्यूशन, अब इन दो के बीच में क्या चीज है? टाइम। आइडिया, टाइम, एग्जीक्यूशन, राइट? आप टाइम जितना कम कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बीटेक सेकेंड थर्ड ईयर में जब फिक्स पॉइंट स्टार्ट करा था, हमने वेबसाइट बनाने में 3-4 महीने लगा दिए, पिच डेक बनाने में 2-2 3-3 महीने लगा रहे हैं। हमको खुद को क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं था, क्योंकि मैंने खुद ने होमवर्क नहीं करा था या अच्छे से चीजों को समझा या सीखा नहीं था। बट अभी जब हमने इसको पिवट करा, हमारा फर्स्ट वर्जन लाइक वर्किंग प्रोटोटाइप महीने भर में रेडी हो गया, हफ्ते भर में वेबसाइट हो गई, 2 एड शूट्स हो गए। तो जो काम आइडियली 1 साल में होना चाहिए था, हमने 3 महीने में उसकी ग्रोथ लेके आ गए। बट ये तभी पॉसिबल हो पाया जब मेरे को क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आई एज अ फाउंडर। तो हमको अगर हम एक फॉर्मूला ले सकें कि चलो ठीक है आपने गलतियां करी, जैसे मेरे को एक चीज याद है कि जब मैं आईसेक में था तो वहां पे हमको एक टास्क मिला था, एक पोस्टर डिजाइनिंग था, राइट? अब कैनवा वहां पे था, कैनवा प्रो भी नहीं था, फोन था मेरे पास, एंड हमको कुछ एक पोस्टर बनाना था। तो मेरे को कुछ एक्सपोजर नहीं है बीटेक सेकंड थर्ड ईयर में, और मैंने एक फोटो इंपोर्ट करी एंड उसके ऊपर लोगो चिपका दिया विदाउट बैकग्राउंड रिमूव, और मैं खुश हो रहा हूँ। उस पर भी 2 से 3 घंटे ऊपर लगा के देख रहा हूँ, नीचे लगा के देख रहा हूँ, यहाँ अच्छा दिख रहा है, शायद ऊपर खेल रहा हूँ उसमें। 4-5 घंटे लगाया मैंने, 4-5 घंटे लगाया, तो ये बेस्ट पोस्टर है। अब आज के डेट में आप देखोगे बोले क्या था ये। तो जस्ट एक रेफरेंस बता रहा हूँ मैं कि आइडिया, टाइम, एग्जीक्यूशन का। एज ऑफ टुडे अगर अब किसी का पोस्टर भी बनाना है, हार्डली 5 मिनट्स लगते हैं, बट प्रॉपर कलर पैलेट, प्रॉपर डिजाइनिंग, प्रॉपर फिनिशिंग, प्रॉपर अलाइनमेंट्स A to Z विद इन 5 मिनट्स। तो वहां 2-3 घंटे लग रहे हैं, जो कि बहुत बेकार था। बट क्योंकि मैंने इस पर टाइम इन्वेस्ट करके क्यों नहीं हो पाया, वही 3 घंटे वाला काम 3 घंटे में भी अच्छा नहीं था, बट आज की डेट में 5 मिनट में वन ऑफ द बेस्ट बन सकते हैं, कि हाँ एकदम परफेक्ट बना सकता हूँ उस कैटेगरी में, कि लाइक प्रॉपर लुक एंड फील आ रहा है उसमें। तो आइडिया, टाइम, एग्जीक्यूशन, टाइम कम करो और एग्जीक्यूट हो गया। वैसे अब जो 2-3 साल में गलतियां करी हैं और जो सीखा है, तो अभी हमने 3-4 महीने में उसको तुरंत अचीव करा। तो वैसे ये फ्रेमवर्क अगर आप फॉलो करो, आपको लेट्स से कि मेरे को लाइफ में एज अ कॉलेज स्टूडेंट 2-3 और इंटर्नशिप्स करनी है, तो आप ज्यादा से ज्यादा जगह पे अप्लाई करो, 100 अप्लाई करो, 200 अप्लाई करो, तो एटलीस्ट आप रीच अपनी बढ़ाओगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। एवरीथिंग इज अबाउट प्रोबेबिलिटी, राइट? अब आप जितने राइट डायरेक्शन में एफर्ट डालोगे, प्रोबेबिलिटी अच्छे वे में होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो ये अगर आप फॉलो करते हो आइडिया, टाइम, एग्जीक्यूशन एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, और अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप में भी अगर फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर कर रहा है, एक छोटा सा सजेशन और फीडबैक, आपको डे 1 से फील्ड में नहीं जाना है। मेरे को पहले लगता था कि मेरे पास अगर स्टार्टअप आइडिया है तो यार लोग क्यों वाईसी में जा रहे हैं, क्यों गूगल फॉर, क्यों इतनी सारी लर्निंग्स कर रहे हैं, क्यों इतनी सारी पढ़ाई कर रहे हैं। स्टार्टअप है, मैंने भी कंपनी रजिस्टर कर ली है, अब मेरे को सेल्स लेके आनी है, राइट? तो वो मेरे एक माइंडसेट था। बट एज ऑफ टुडे अब जब चीजें इवॉल्व हुई हैं, तो एक छोटा सजेशन कि अगर किसी को एंटरप्रेन्योरशिप पे भी जाना है, अगर आप सेकंड थर्ड ईयर में भी हो, आप 1 साल दो इकोसिस्टम को समझने के लिए, बिकॉज हर चीज का एक इकोसिस्टम होता है। आप उस वैल्यू चेन के एज अ फाउंडर, एंटरप्रेन्योर एक पार्ट हो, राइट? आप ही सब कुछ नहीं हो, पूरा इकोसिस्टम है, राइट? इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, इन्वेस्टर्स भी हैं, आपके टीम मेंबर्स भी हैं, कस्टमर्स भी हैं, आप भी हो, तो ये पूरा चेन है।
तो अगर आप 6 महीने से 1 साल का अगर टाइम दो, आप ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज है। स्टार्टअप क्या होता है, स्टार्टअप की लाइफ साइकिल्स क्या होती है, राइट। स्टार्टअप के फंडिंग में अगर आपको जाना है तो डेटा रूम क्या होता है, पिच डेक कैसे बनती है, टीम कैसे ऑनबोर्डिंग होती है, को फाउंडर्स कैसे बनते, तो आप पहले ये चीजों को समझो, फंडामेंटल्स। एंड फिर आप क्लैरिटी ऑफ थॉट्स लेके आओ और छोटे छोटे आप एक्सपेरिमेंट करो कि ओके, आपका जो भी प्रोडक्ट है 50 कस्टमर के पास गए, आपको ये टारगेट रखना है कि 100 फर्स्ट पेइंग कस्टमर्स कैसे आएंगे। तो जब 100 पेइंग कस्टमर्स आ गए, तो फिर जो आपने नॉलेज 1 साल में जो गेन करी है, 6 महीने में गेन करी है, वो 100 से 1000 1 लाख यूजर लाने में इंस्टेंट आपको सपोर्ट करता है। क्योंकि आप वरना फंस जाओगे कि यार डे टू डे ऑपरेशन में, जैसे कोई दुकानदार है, एक दुकान सेटअप करा, पूरी लाइफ उसको एक ही दुकान में लगा देता है ऑपरेशन संभालने में। अब एक बंदा जो वेल एजुकेशन लेके आ रहा है उस चीज के लिए, तो वो एक दुकान तो सेटअप करेगा, बट 1 से 2 पे जाएगा, 10 से जाएगा, 100 पे जाएगा। उसके पास एजुकेशन है, फ्रेमवर्क्स है, तो फ्रेमवर्क्स के साथ और प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ आप उसको कर सकते हो। Yes. जैसे आपने कहा कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट एक स्टार्टअप में आपकी टीम आती है, आपके को फाउंडर्स आते हैं। सो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो साथ में आते हैं काम करने के लिए, लेकिन दे वोंट इवॉल्व, उसके आगे नहीं जा पाते। सो आपको क्या लगता है, हाउ टू चूज अ राइट को फाउंडर? इसके ना 3-4 क्राइटेरिया रहते हैं। बिजनेस के अंदर भी 4-5 फंक्शंस रहते हैं, राइट। सेल्स, मार्केटिंग, बीडी, ऑपरेशंस, फाइनेंस, राइट। तो आप तो सब कुछ कर नहीं सकते हो, आप ही जाके बिलिंग करो, आप ही टेक बनाओ, आप ही प्रोडक्ट देखो, सब कुछ करो, राइट। तो अब आपको ये देखना है आपका जो माइंडसेट है। अगर आप कोई चीज बोल रहे हो कि ओके, मेरे को लेट्स से XYZ स्मार्ट चेयर बनानी है, तो आप जब ये कम्युनिकेट कर रहे हो, तो क्या सामने वाले एटलीस्ट उसको विजुलाइज कर पा रहे हो उस लेवल पे? और जब आप उससे ऑफ द रिकॉर्ड भी आप कनेक्ट कर पा रहे हो, तो क्या आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बिना बोले समझ जाना, राइट। या फिर कोऑर्डिनेशन एकदम परफेक्ट कि ओके, आपने म्यूचुअली विजन, मिशन, गोल, एम सब कुछ सेट कर लिया है। अब उसको अचीव करने के लिए उसकी जो एक्सपर्टीज है, अब आप उसको छोड़ दोगे। आप उसको नहीं बोलोगे कि आई एम द फाउंडर, यू आर द को फाउंडर, नहीं। वो आप उसके हेड हो, आपकी ओनरशिप है। अब ये दोनों ने माइलस्टोन सेट करे। जैसे अभी अजय और मैं, हम दोनों को फाउंडर हैं, राइट। हम लोगों ने भी कल लेट नाइट 11:30-12 बजे हम लोग का कॉल चल रहा था। तब जो हम लोगों ने अभी माइलस्टोन सेट करे फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कि हमारे पास जो कैपिटल है इसको कैसे कैसे यूटिलाइज करना है, कितना आउटपुट रखना है हमको, तो उसको अचीव करने के लिए जो उसके डिपार्टमेंट में आ रही है वो उसकी ओनरशिप ले रहा है। जो मेरे अंडर में आ रहा है मैं इसको ले रहा हूँ। तो मैं उसके अंदर जाके नहीं बोलूंगा कि यार सॉफ्टवेयर के लिए 6 बंदे की जगह अपन 4 बंदे क्यों रखा है। दैट्स योर टेक। एट द एंड हमको एज अ टीम उसको कंप्लीट करना है, वो आपकी एक्सपर्टीज है। तो वैसे ही हमको ऐसा नहीं कि अपने फ्रेंड्स को ही ऑनबोर्ड करना है। फ्रेंड्स को आप लेके आ रहे हो, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट आपको ये मेक श्योर रखना है कि प्रोफेशनलिज्म और पर्सनल को अलग अलग रखना है। कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होनी चाहिए। विजन जो आप देख पा रहे हो, सामने वाला भी देख पा रहा होना चाहिए। एंड जो आपकी कोर टीम अभी धीरे धीरे बनेगी, तो आइडियली 2 से 3 को फाउंडर्स इज अ बेस्ट टीम। अगर आप 6-7 को फाउंडर्स भी रख ले रहे हो तो वो भी बहुत अच्छा नहीं है। आप अकेले ही सोलो पर्सन करो, स्टार्ट करने के लिए एज अ सोलो पर्सन, दैट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। बट इन अ लॉन्ग वे, अगर इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टेबल स्टार्टअप्स उनको देखते हैं, उसमें भी क्राइटेरिया रहता है मेजोरिटी, कि एज अ को फाउंडर्स है या नहीं है। बिकॉज आप अगर सिंगल पर्सन हो तो पूरी कंपनी आपके ऊपर है। अगर आपकी तबीयत खराब हो गई या फिर XYZ रीजन हो गया, सब कुछ होल्ड पे चले गया, राइट। बिकॉज आपके SOPs नहीं है, सब कुछ आपके माइंड में है। आपका को फाउंडर तो एटलीस्ट आपकी कंपनी फंक्शनल रहेगी, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, प्रॉपर कम्युनिकेशन होता रहेगा, तो इसलिए वो ज्यादा प्रेफर करता है। और आपके लिए भी ईजी रहता है वो चीज, कि थर्ड POV से वो आपको बता सके। तो आप आपस में ही डिस्कशंस करिए कि अच्छा अपन ने म्यूचुअली डिसाइड करा एक चीज करने के लिए, तो अब आप एक दूसरे को ही आपस में काउंटर करिए कि यार ये होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, और क्या तरीके हैं, क्या स्मार्ट तरीके हैं, क्या डम तरीके, सब मतलब पेपर पेन लेके आप बैठो और सारे एनालिसिस लिखो। एंड आप लोग के जब वाइब मैच हो गए और जब आपको लग रहा है कि आप आग बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो, दैट इज योर पॉइंट। एंड कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स अलोंग विद दिस, कि अगर उसके अंदर लीडरशिप स्किल्स हैं, नहीं है तो आप दोनों को इवॉल्व करने हो, खुद को आप अपस्किल कर रहे हो नहीं कर रहे हो, थ्रू रीडिंग बुक्स या इवेंट्स में जाके आप लोगों से मिल रहे हो, नेटवर्किंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो ये आपको पूरे टाइम खुद को अपस्किल करना पड़ेगा उस पर। तो जैसे इंडिया में सब है कि 65% ऑफ द स्टार्टअप जो है वो बस को फाउंडर्स के अलग अलग जो डिसीजन होते हैं उनके डिस्प्यूट के कारण बंद हो जाता है।
सो क्या आपने कभी वो फेस करे और किया है तो आपने ना टैकल कैसे किया, कैसे आपने अपनी टीम को एकजुट बनाए रखा? ये मेरे साथ तो वैसा प्रॉब्लम आया नहीं, बिकॉज हम लोग की अंडरस्टैंडिंग ही इतनी थी और हम लोग को पता था कि क्या अचीव करना है, किस डायरेक्शंस में जाना है। और यूजुअली मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं बट जिनके साथ ऐसे डिस्प्यूट्स हुए थे, तो एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, राइट। एक ये पूरा सी है, राइट। अब ये पूरे सी के अंदर एक बोट है आपकी, राइट, दैट इज योर स्टार्टअप। अब आपने उसका थोड़ा सा डायरेक्शन हिला दिया, जो आपका फर्स्ट स्टेप है, सेंटर में आके आपने बंद कर दिया, आपने शिप को स्टार्ट करा है, और आपने डायरेक्शन थोड़ा सा हिला दिया 5 डिग्री 10 डिग्री। तो अब आप उसको अगर देखोगे एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद, 6 महीने साल भर के बाद, या एक सर्टेन टाइम के बाद, जहां आपका गोल है, आपको अगर यहाँ जाना है स्ट्रेट 90 डिग्री, आप चले जा रहे हो 45 डिग्री चले जा रहे हो, राइट। तो आपका इफेक्ट लॉन्ग टर्म में कुछ और रिजल्ट आ रहा है। तो डे 1 में आपने अगर कॉम्प्रो करके या फिर कुछ अलाइनमेंट स्टार्टिंग में ही नहीं हुआ है, तो लॉन्ग टर्म में वो समय के साथ पाइल्ड अप हो जाती है चीजें, और फिर आप जिस डायरेक्शन में जाते हो वहां जा नहीं पाते हो। तो डे 1 में क्लैरिटी ऑफ थॉट्स अगर आप खुद को ही अपस्किल इतना कर लोगे, तो आपको पता है कि ओके, लॉन्ग टर्म में इसके साथ देख सकता हूँ, क्या मैं इसको कोर टीम में ऐड कर सकता हूँ, क्या ये खुद को अपस्किल करने के लिए रेडी है नहीं है। तो ये थॉट्स जब आपके माइंड में आ जाएंगे और आपको लग रहा है कि ये ट्रस्ट कर सकता है, दैट इज योर पॉइंट, तो वो शिप आपकी फिर 90 पे ही जाएगी, 45 नहीं भागेगी। तो आगे जाके फिर डिस्प्यूट्स आएंगे और को फाउंडर्स की डिस्प्यूट्स के से स्टार्टअप्स नहीं टूटेंगे। सो जैसे आप एक कोई पर्सनल लाइक अगर एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, समवन इज गेटिंग इनटू स्टार्टअप्स, सो व्हाट ही नीड्स द मोस्ट, स्पीड और परफेक्शन? मतलब परफेक्शन तो यार कभी नहीं मिलेगा ही नहीं। हाँ, लाइक It's always बिकॉज there. समय के साथ जैसे जैसे आप, बिकॉज स्टार्टअप के अंदर हर चीज नहीं है। अब मेरे सामने जैसे मेरा फर्स्ट वर्जन था, अभी हम लोग सेकंड वर्जन में 90% कॉम्पैक्ट लिया है। अब मेरे को लग रहा है कि इसमें और चीजें हो जाएं और हो जाए, बट आपको टाइम फ्रेम भी लेके चलनी है, आपको कमर्शलाइजेशन पे भी फोकस करना है। तो परफेक्शन तो कभी नहीं होगा, और आपके बिजनेस के मल्टीपल वर्टिकल्स लेके चलना है आपको। समय के साथ टाइम इवॉल्व हो रहा है, लोग एआई, डीप टेक, इतनी टेक्नोलॉजीज की बात करें, आप अपने एजेंट्स बना रहे हो, वो आपका कस्टमर सपोर्ट देख रहे हैं, उसमें भी आपको अब हिंदी लैंग्वेज चाहिए, उसके अंदर भी कॉन्वर्जेशनल टोन चाहिए। तो समय के साथ सारी चीजें इवॉल्व हो रही हैं। परफेक्शन जैसी चीज नहीं आ पाएगी, जस्ट कि अगर आप समय के साथ अप टू डेट रह रहे हो विथ योर गिविंग योर बेस्ट, कि मैंने अपना बेस्ट दिया है, एंड जो मैं बेस्ट रिसोर्सेज का एलोकेशन कर सकता था मैंने करा है, जो मेरा 110% था, अब वो दे सकते हो यहाँ पे। परफेक्शन ऑटोमेटिकली कस्टमर के लिए वो उसके हाथ में है कि भाई मेरे को इनकी सर्विस बहुत अच्छी लगी। और स्पीड वाली बात है तो इट्स लाइक कि अगर आप स्टार्टिंग में ही गोल सेटिंग सही कर रहे हो, एक चीज होता है रियलिस्टिक, फॉर एग्जाम्पल अभी बहुत सारे ग्रांट्स मिलने लग गए, राइट। अब ग्रांट्स में भी ऐसा नहीं होता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल यूजुअली आपको 10 लाख का ग्रांट मिला, तो 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ गए। उसमें भी क्या रहता है, आपको हर क्वार्टर बेसिस पे अपडेट्स देने पड़ते हैं, राइट। कि आप हर 3 मंथ्स में क्या टारगेट सेट करोगे और कितने रहेंगे, कितने अचीव होंगे। एंड इंक्यूबेशन आपके साथ असिस्ट करता है कि ओके ये टारगेट ओवर आपने बोल दिया है या बहुत कम करा है, तो उसको अचीव करेंगे। तो ये अंडरस्टैंडिंग रहती है वहां पे। तो गोल सेटिंग और सब कुछ आपको प्रॉपर करना है वहां पे। तो वो आप डे 1 से अगर सेट कर लेते हो गोल सेटिंग सही, एकदम रियलिस्टिक, तो प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है यहाँ पे आपकी। तो जैसे कोई एक कॉलेज में एक स्टूडेंट है, ही इज, मान लो कि वो सेकंड या थर्ड ईयर में है, और उसको आपके जैसा मतलब एक कुछ स्टोरी उसकी ज्वाइन करनी है, उसको एक अपना स्टार्टअप बिल्ड करना है। सो वो इन्वेस्टर्स को कैसे अप्रोच कर सकता है, और इन्वेस्टर्स के साथ क्या जुगाड़ कर सकता है कि वो किसी के जेब से पैसा निकालना एक आसान काम नहीं होता। सो बहुत सारे उनको कॉजेस बताने पड़ते हैं, बहुत सारे रीजन बताने पड़ते हैं। सो एक स्टूडेंट अपने कॉलेज ड्यूरिंग डेज में हाउ कैन दे अप्रोच एन इन्वेस्टर, व्हाट वुड बी द बेस्ट वे, और उनके मार्केट के हिसाब से उन्होंने किसको टारगेट करना चाहिए? तो इफ यू आर अ स्टूडेंट, और जैसे मैंने बताया कि डे 1 पे मेरा भी था कि सर फंडिंग करनी है, तो डे 1 पे हमको ये नहीं सोचना है। अगर हम स्टार्टअप को अगर फुल स्ट्रीमलाइन के साथ कर रहे हैं, एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर, हमारी अप्रोच ऐसी रहनी चाहिए। लेट्स से अगर आप स्टार्ट करो, सबसे पहले आपका जो स्टार्टअप आइडिया, आपके पास आपकी एलिवेटर पिच रेडी होनी चाहिए। व्हाट इज एलिवेटर पिच? 4 से 5 सेकंड में, 40 से 45 सेकंड्स में क्या आप अपने पूरे बिजनेस को समझा सकते हो।
तो एक फॉरेन का कॉन्सेप्ट है ये एलिवेटर पिच की, लाइक इन्वेस्टर मिल गया एलिवेटर में जाते उसको बता रहे हैं। तो ऐसे ही आपको वार्म इंट्रोडक्शन हो रहे हैं, कहीं पे भी कोई भी इन्वेस्टर मिलता है। सेकेंड, इन्वेस्टर्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई जो इन्वेस्टर है, कोई एंजल होगा, एंजल इन्वेस्टर्स कुछ रहते हैं, उसके अलग क्राइटेरिया है कि भाई हर साल वो 25 लाख रुपए एक या मल्टीपल स्टार्टअप्स में डाल रहे हैं, 2 CR के ऊपर नेटवर्थ है जो घर में उसके अलावा है, तो उसके अलग टर्म्स कंडीशंस रहते हैं। कोई वेंचर कैपिटल है, तो जो वेंचर कैपिटल फर्म्स रहती है उनका भी टिकट साइज अलग अलग रहता है। कोई हो सकता है कि सेक्टर एग्नोस्टिक हो, कोई होता है कि हम डीप टेक में ही लगाएंगे, कोई हम सिर्फ AI में ही लगाएंगे, हम हेल्थ टेक सिर्फ ऑटोमोटिव में ही लगाएंगे। तो इन्वेस्टर्स अलग अलग काइंड एंड टाइप्स के रहते हैं, अलग अलग स्टेजेस पे आते हैं। अगर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो एज अ स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर, सबसे पहले आपका टारगेट, आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना चाहिए कि एटलीस्ट मेरे को प्रोडक्ट बनाना क्या है, अर्ली ट्रैक्शन होना चाहिए। पहले ये चीज होती थी, कोविड के टाइम थोड़ी बहुत हुई भी थी कि आइडिया पे पैसा मिल रहा है। जब कुछ एंजल प्लेटफॉर्म्स थोड़े इमर्जिंग स्टार्ट हो गए थे, लाइक ग्रुप ऑफ पीपल एंजल प्लेटफॉर्म्स पे आते हैं, आपका डील फ्लो वहां पे होता है एंड वो लोग मिनिमम 2 लाख 5 लाख का टिकट साइज पर इन्वेस्टर वहां पे लगाते हैं और लमसम फिर आपके पास वो कैपिटल आता है। तो ये चीजें इवॉल्व हो गई, तो एटलीस्ट चेक देने की साइजेस भी छोटे हैं और बहुत से लोग अब इन्वेस्ट भी कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे आपको मेक श्योर रखना है, बिकॉज जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर आपके जैसे मल्टीपल कंपनीज में पैसा लगा रहा है, राइट। यूजुअली इन्वेस्टर स्टार्टअप एज एसेट क्लास में पैसा तब लगाता है जब फॉर एग्जांपल उसने अपने डे टू डे एक्सपेंस मीट कर चुके हो, उसने FDs स्टॉक्स ये सब में लगा चुका हो, उसके पास गोल्ड में ऑलरेडी उसका इन्वेस्टमेंट हो, उसने अपनी प्रॉपर्टीज रियल स्टेट में इन्वेस्ट करा हो। तो मल्टीपल एसेट क्लास हो गए। स्टार्टअप एज एसेट क्लास सबसे लास्ट में आएगा कि भाई उसने हर जगह पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, एक कैपिटल स्ट्रीम आ रही है सबसे एंड कैपिटल मल्टीप्लाई हो रहा है, बट अब उसको एक 100x ग्रोथ चाहिए। अब वो एक स्टार्टअप में डालेगा उससे नहीं आएगी, राइट। नीड टू इन्वेस्ट इन एटलीस्ट 10-50 स्टार्टअप्स एंड वो भी अलग अलग टिकट साइज के साथ, थोड़ा रिसर्च के साथ, तो उसका एक थीसिस बनता है पूरा। तो वो जो इन्वेस्टर है, वो पूरा इन्वेस्टर अब आखिरी में यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं एंड उनका टिकट साइज है यहाँ पे, तो अब उनके पास पैसा भी है यहाँ पे, बट उनको ऐसे लोग चाहिए जो आपने कमिट करे तो आप उसको एग्जीक्यूशन में ला सके। तो यहाँ पे अभी हमने वो बात नहीं करी कि आपको किस इन्वेस्टर के पास जाना है, मैंने थोड़ा आपको पर्सपेक्टिव दे कि इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, किस स्टेज में लगाते हैं एज ए एंजल्स। फिर जो फंड ऑफ फंड्स हो गए, LPs हो गए, तो वो अलग अलग प्रोफाइलिंग और वो लेटर स्टेज में काउंट होता है। स्टार्टअप की लाइफ साइकिल अगर आप एज ए स्टूडेंट चालू करोगे, आप अभी एक आइडिएशन फेज में रहोगे, राइट। यहाँ पे आपके पास बेस्ट ऑप्शन होगा टू गो टू द इंक्यूबेटर्स एंड द एक्सीलरेटर्स। द बेस्ट पार्ट इज बिकॉज एंजल्स के थ्रू चेक साइज भी 2-5 लाख 25 लाख ऐसे रहेंगे और वो पैसा आपके लिए वैल्यूडेशन उतना ज्यादा नहीं रहेगा, बिकॉज वो अपने एक माइंडसेट के साथ आते हैं। यहीं अगर आप किसी इंक्यूबेटर एक्सीलरेटर के पास जाते हैं, तो वहां पे वो आपको पहले मेंटोरशिप और आपको ग्रूम करेंगे, राइट, कि आपको सिखाएंगे कि फंडामेंटल्स क्या होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। आपको अपने डेटा रूम में पिच डेक कैसे बनाना है, 1 पेजर कैसे बनाना है, वैल्यूएशन, प्रोजेक्शंस, आपके फाइनेंसेस, ऑडिट रिपोर्ट, ये सब कुछ कैसे रेडी करना है। एंड इसके अलावा आपको जो आपकी टीम है, वो टीम को आपको कैसे मेंटेन करके रखना है, आपके सारे एक्सपेंस हैं तो आपका क्या रेशियो चल रहा है, सब कुछ, तो ये सब कुछ आपको मैनेज करना है। फिर आपका ड्यू डिलिजेंस हो रहा है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं, कैसे सब कुछ करना है। तो इंक्यूबेशन आपको एक थोड़ा नरिश गाइडेंस देता है, नर्चर करता है इनिशियली, एंड प्लस ये लोग डेमो डे भी करवाते हैं, तो वही लोग आपको रिलेवेंट इन्वेस्टर्स से मिलवाएंगे। एंड इफ यू थिंक कि मेरे को इंक्यूबेटर एक्सीलरेटर की जरूरत नहीं है, बट यूजुअली इंक्यूबेटर एक्सीलरेटर्स आपको इनिशियल फंडिंग से भी सपोर्ट करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल बहुत सारे इंक्यूबेटर्स है जिनके पास स्टार्टअप इंडिया सीड फंड आया हुआ है, तो 20 लाख तक का ग्रांट, 50 लाख का सब्सिडी, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स वैसे में देते हैं। अब कहीं पे बहुत सारे इंक्यूबेटर्स है अभी जिनके पास मिट्टी के थ्रू ग्रांट आए हुए हैं 10 लाख वाले, राइट। अभी जेनेसिस हो गया, एंटरप्रेन्योर EIR हो गया, तो ऐसे बहुत सारी स्कीम्स है जहाँ पे अप टू 10 लाख के ग्रांट मिलते हैं। ये आपको इंक्यूबेटर्स एंड एक्सीलरेटर्स के थ्रू ही मिलते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, इफ यू आर अ स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर, आप सबसे पहले इंक्यूबेट होइए। इंक्यूबेशन भी आप ऐसा चूज करिए, थोड़ा आपको रिसर्च करना पड़ेगा, एटलीस्ट जिनके पास कैपिटल भी हो, प्लस मार्केट एक्सेस भी हो, प्लस इंडस्ट्री, जो भी आप इंडस्ट्री में हो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ऑटोमोटिव है, तो मैं ऐसे इंक्यूबेशन को देखूंगा जो ऑटोमोटिव में स्पेशलाइजेशन करता हो और उनके पास फंड भी हो, तो जब हम थोड़े रेडी हो तो वो हमको फंड से भी सपोर्ट कर सके। तो जैसे अभी हम लोग रिसेंटली IIT रुड़की के साथ अभी हम लोग इंक्यूबेटेड भी है, तो वहां से अब हमको फंडिंग से भी सपोर्ट होता है, प्लस मार्केट एक्सेस और नेटवर्क सपोर्ट, सारी चीजें भी मिलती है। तो वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एक बैलेंस।
अब एज अ स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप आप किसको रीच आउट करेंगे? दोज आर दी एंजल इन्वेस्टर्स। आप इंडिया के इन्वेस्टर्स को रीच आउट कर सकते हो, आप इंडिया के बाहर के इन्वेस्टर को रीच आउट कर सकते हो। कैसे रीच आउट करोगे? एक होता है एवटार बनाना, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल हम सोशल मीडिया पे पेड एड्स करते हैं, तो पेड एड्स में हम एक प्रोफाइलिंग सेट करते हैं कि हमारा टारगेट यूजर ये है, उसका एज ग्रुप ये है, उसको ये चीजें पसंद है, उसके ये की इंटरेस्ट है। तो एज अ इन्वेस्टर हमको उनको ऐसे रीच आउट करना है कि ओके दिस इज आवर प्रोडक्ट, एंड हर इन्वेस्टर आपके ईमेल का रिप्लाई नहीं करेगा। ईमेल रिप्लाई इज वन थिंग, आप उनके सोशल मीडिया इंस्टाग्राम लिंक्डइन पे भी रीच आउट कर सकते हैं। मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम एक एंजल इन्वेस्टर को डीएम करा था इंस्टा पे और उनसे मिला भी था मजाक में। तो पहली बार में मेरे को रिस्पॉन्स मिला था। मैंने तो लिंक्डइन पे सुनील शेट्टी सर से तक बात करी है ईवी स्पेस के अराउंड एज अ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी से, और उनका रिप्लाई भी आया उस चीज पे। तो अगर आपकी प्रोफाइल रिलेवेंट है, जो आप बना रहे हो प्रोडक्ट वो चीजें दिख रही हैं आपकी, हाँ ये सबकी वेबसाइट अप टू द डेट है, आपका प्रोडक्ट सर्विस लाइफ है, आप प्रोडक्ट मार्केट फिट कर चुके हैं या फिर आपने एमवीपी बना लिया है, इंक्यूबेशन के पास जाके आप उसको इनिशियल कैपिटल लीजिए, फिर आपको लग रहा है आपको खुद से रेज करना है, तो आपको एक ईमेल लिखना है। बट ईमेल ऐसा नहीं लिखना है कि मेरे को 1 करोड़ चाहिए, नहीं, उसके भी फॉर्मेट्स होते हैं, राइट? अगर आप किसी को रीच आउट करो इन्वेस्टर को, वहां पे आपको एक हेडर स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी स्लैश आपके स्टार्टअप का नाम, रेजिंग XYZ अमाउंट, एंड फिर कोई आपका कंपनी का वन लाइनर हो गया। फिर बॉडी में आप डालेंगे कि आपको उनके बारे में कैसे पता चला, किसी ने इंट्रोडक्शन करवाया या फिर आपको उनकी क्या चीज अच्छी लगी कि आपने उसमें इन्वेस्ट करा है, तो आप इस इन्वेस्टमेंट में हैं। तो हमको लगता है कि आपके इन्वेस्टमेंट से अपार्ट फ्रॉम कैपिटल हमको ये वैल्यू एडिशन मिलेगा। पैसा आपको हर जगह से मिल सकता है, आप CGTMS स्कीम में चले जाओ, आपको अप टू 5 CR का मिल जाएगा। आप मुद्रा लोन में चले जाओ, 5 लाख 20 लाख तक का मिल जाएगा। तो पैसा इजी हो गया आज के डेट में मिलना, बट उससे ROI लेके आना और पैसे के अलावा एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन लेके आना वो जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पैसा ही चाहिए और आपको प्रोडक्ट मार्केट फिट हो गया है, तो अब ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। जैसे अगर आप अंडर 24 है, तो निकित कामत का जो प्लेटफॉर्म है, आप वहां पे जाओ, उनकी एप्लीकेशन ओपन है, वहां पे वो 20 लाख का ग्रांट देते हैं सिलेक्टेड स्टार्टअप्स को। तो वहां पे एक आपके पास फ्री ऑप्शन है फॉर अ ग्रांट। आप मल्टीपल ऑप्शंस देख सकते हो। जैसे आपको प्राइवेट इक्विटी में जाना है तो 100x VC करके एक प्लेटफॉर्म है, राइट? वो भी एक फंड है, वो भी 15% के अगेंस्ट में 1.25 CR या 1.15 CR कुछ देते हैं। तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा कितने काइंड एंड टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, किसका कितना टिकट साइज है। अब उसकी भी आपको बेंचमार्क चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी एज अ फाउंडर। मैं फाउंडर हूँ, अब आपको एक रनवे चाहिए कैपिटल, आप रेडी हो टू गेट द इनिशियल फंडिंग, तो अब आपको पैसा हर किसी से नहीं लेना है। एज अ फाउंडर आपका भी जैसे एक इन्वेस्टर का होता है इन्वेस्टमेंट थीसिस, कि मैं सिर्फ अर्ली स्टेज में लगाऊंगा, मैं सिर्फ ऑटोमोटिव में लगाऊंगा। अगर किसी स्टार्टअप के पास लीड इन्वेस्टर है, जहां पे लाउड फॉर एग्जांपल किसी का 1 CR का राउंड है और किसी ने 60 लाख कर दिया, तो वो उसका लीड इन्वेस्टर हो गया, राइट? अब वो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे कोई बहुत बड़े बड़े कैपिटल्स है, उनने इसमें बहुत अर्ली स्टेज में लगा दिया, तो एक आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया एज इन्वेस्टर। तो एज अ फाउंडर हमको भी देखना है कि हमको किस टाइप का इन्वेस्टर चाहिए। तो एक्टिव इन्वेस्टर्स, पैसिव इन्वेस्टर्स, अलग अलग काइंड एंड टाइप्स के होंगे। तो अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि ओके मेरे को कैपिटल चाहिए। अब ये कैपिटल के अंदर जो एक्टिव इन्वेस्टर्स है, क्या वो इस इंडस्ट्री का नॉलेज रखता है? पैसे के अलावा क्या मेरे को नेटवर्क रिसोर्स, B2B सेल्स या XYZ एक्सपेंशन में सपोर्ट कर सकता है? एंड क्या वो इतना सपोर्टिव है जब कंपनी का थोड़ा डाउन टाइम चले, तो वो सपोर्टिव है या फिर उल्टा आगे चला नहीं रहे, कि क्योंकि उसका भी स्किन इन द गेम होना चाहिए, राइट? तो आपको खुद का एक थीसिस बनाना पड़ेगा, सही तरीके से रीच आउट करना पड़ेगा, एंड सही तरीके से आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट उसके फिर मिलेंगे। सो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जहाँ पे एक स्टूडेंट बेसिकली जनरल इंक्यूबेशन सेंटर में जा पाए और जहाँ पे उनको एक बेसिक आइडिया मिल पाए कि कैसे रीच आउट करना है, कहाँ पे अप्रोच करना है, व्हाट विल बी द परफेक्ट डायरेक्शन फॉर देम? तो सबसे पहले तो एक वेबसाइट है स्टार्टअप इंडिया की। तो स्टार्टअप इंडिया, यस, गवर्नमेंट वेबसाइट है, वहां पे जाओ, जो भी कॉम्पिटिशन्स या फिर कोई भी ऑप्शंस जो आते हैं वहां पे आपको सबसे पहले दिख जाएंगे। प्लस वहां पे आपको इंक्यूबेशंस का पूरा पोर्टल मिलेगा, FSIS के पोर्टल पे जाके। वहां पे जितने भी इंक्यूबेटर्स हैं वहां पे आपको दिख जाएगा कि टोटल 250-300 इंक्यूबेटर्स हैं, उनके क्या इन्वेस्टमेंट थीसिस है, उनके पास कितना कैपिटल अवेलेबल है। प्लस आपको खुद से भी एक बार इंक्यूबेशन में कॉल करके पूछना है कि आपके पास एज ऑफ टुडे फंड है या नहीं है, तो ही हम एप्लीकेशन लगाएं वहां पे। प्लस आप कुछ प्राइवेट जगहों पे भी फॉलो करिए, जैसे टाई कम्युनिटी हो गया, BNI कम्युनिटी हो गया,
ई चाय हो गया, तो ऐसे बहुत सारे जैसे स्टार्टअप चौपाल हो गया, राइट, आइको बिल्ड हो गया, तो ऐसे बहुत सारे कम्युनिटीज हैं जहाँ पे रेगुलर इवेंट्स होते हैं, लोग मिलते हैं और डिस्कशंस करते हैं सारी चीजों पे। तो आपको एज अ फाउंडर थोड़ा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि स्टेट और सेंट्रल, जैसे अगर हम मध्य प्रदेश भोपाल की बात करते हैं, इफ यू आर अ स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर, व्हाट इफ आई टेल यू कि आपको पर मंथ 10,000 रुपीज मिलेगा फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, दैट इज 1.2 लाख रुपीज। तो ये अभी नई पॉलिसी जो आई है, एमपी गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रही है, राइट। तो ये वन ऑफ द स्कीम का बेनिफिट है, दैट इज EIR, एंटरप्रेन्योर इन रेसिडेंस, जहाँ पे आपको एज अ कंपनी, एज अ फाउंडर पर मंथ 10,000 रुपीज मिलेगा। एंड आपको हर 3 मंथ्स में उसकी रिपोर्ट देनी है कि आपने उसको कितना कैपिटल अचीव करा, उससे क्या ग्रोथ आई है। अब और भी स्कीम्स है एमपी गवर्नमेंट की, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक रेंटल है, तो रेंटल में आपको पर मंथ 10,000 मिलेगा, अप टू 10,000 फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। ये एज अ कंपनी आप अवील कर सकते हो, यू नीड टू पे फ्रॉम योर पॉकेट, बट आपको उसका रिम्बर्समेंट आ जाएगा। अब आपके कंपनी में आप बोलते हो कि हमको फुल टाइम एम्प्लॉयज हायर करना है, यू कैन हायर अप टू, आप कितने भी कर सकते हैं, बट अप टू 23 एम्प्लॉयज का एमपी गवर्नमेंट आपको रिम्बर्समेंट देगी अप टू 10,000। तो अगर आप 15,000 की सैलरी दे रहे हो अप टू 23 एम्प्लॉयज को, एंड आपको 10-12,000 यहाँ से अगर रिम्बर्समेंट भी आ रहे, दैट इज 2.3 लाख रुपीज अ मंथ फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो ये सारे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपको स्किल डेवलपमेंट के लिए हर साल 12-13 हजार मिलेगा पर एम्प्लॉय का। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले, इफ यू आर अ स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर, यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आप किस ब्रैकेट में फॉल कर रहे हो। आपको गूगल पे रिसर्च करना है कि ओके क्या क्या इंक्यूबेटर्स हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर्स आप देखो कि वो कहाँ इंक्यूबेटेड हैं, या फिर उन्हें उस स्टेज में कहाँ से फंडिंग ली थी। और फिर आप स्टेट और सेंट्रल पॉलिसीज देखो, मेडी की वेबसाइट पे जाओ, स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे जाओ, राइट, STPI की वेबसाइट पे जाओ, इन सब पे आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। एंड वहाँ पे गाइडेंस भी लोग मिल जाएंगे, और आपको देख के ही मिल जाएगा कि ओके ये स्कीम्स एलिजिबल है, मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। एंड प्लस एमपी पॉलिसी के बेनिफिट्स। आपको ये भी करना है, सबसे पहले कंपनी फॉर्म करनी है, DPIT सर्टिफिकेट लेना है, एंड यू आर गुड टू गो। आप अप्लाई करना चालू कर सकते हैं। तो ये 2 क्राइटेरिया मस्ट है यहाँ पे, इनकॉर्पोरेटेड और DPIT। क्वेश्चन था मेरा कि जैसे एक कंपनी जब रजिस्टर करता है, सो व्हाट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर स्टूडेंट? जैसे पीवीटी एलटीडी हो गया, फिर पार्टनरशिप होता है, उसमें पार्टनरशिप फॉर्म होता है। इट डिपेंड्स कि आपको लॉन्ग टर्म में गोल के कंपनी को लेके। फॉर एग्जांपल हमको डे वन में क्लियर था कि यार आगे चलकर हमको एक्सटर्नल फंडिंग तो लगेगी, राइट। तो हमने प्राइवेट लिमिटेड में गए। तो एक प्रॉपर मल्टीपल 1% कंपनी भी होती है, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड। तो हर चीज के ना प्रोज एंड कॉन है। फॉर एग्जाम्पल आप प्राइवेट लिमिटेड में जाओगे तो ईयरली कंप्लायंस की कॉस्ट काफी ज्यादा होगी। आप 1% कंपनी में जाओगे तो आपकी कॉस्टिंग यहाँ पे कम आ गई, आप एलिजिबल यहाँ पे हो, बट अगर आपको एक्सटर्नल कैपिटल कहीं से रेज करना है तो आप अपने कंपनी के शेयर्स नहीं दे पाओगे, राइट। तो यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड में शेयर्स इशू होता है। तो अगर आप एक्सटर्नल फंडिंग लेना चाह रहे हो तो प्राइवेट लिमिटेड इज योर बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि वहीं से आपकी इक्विटी डाइल्यूट हो पाएगी, आपके शेयर्स ट्रांसफर हो पाएंगे। बाकी जगहों पे आप नहीं कर पाओगे। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका कंपनी में लैंड गोल में ऑब्जेक्टिव क्या है, उस तरीके से। सो सर आप हमें ये बताइए कि एक स्टार्टअप की साइकिल क्या होती है, जैसे फ्रॉम बूटस्ट्रैप एकदम रॉ से स्टार्ट होके हाउ डज इट गोज, और कैसे फंडिंग्स लेते लेते ऑपरेशंस करते करते बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे अभी हमने पहले भी बात करी, हर चीज की शुरुआत एक आइडिया से होती है। एंड अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम में, तो इट्स ऑल अबाउट आइडिया एग्जीक्यूशन टाइम। अब उसको रियलिटी कितने जल्दी बना रहे हो। अब आपने यूनिकॉर्न भी सुने होंगे, राइट। तो स्टार्टअप की जो पूरी लाइफ साइकिल है, दैट स्टार्ट्स विद एन आइडिया। अब हम उसको बोल सकते हैं कि आइडिएशन फेज, जहाँ पे आप अर्ली ट्रैक्शन, आप अपना MVP मतलब मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला आप स्मार्ट चेयर बना रहे हो, तो स्मार्ट चेयर के आपने थोड़े बहुत कंपोनेंट लग दिए, भले बहुत बड़ा साइज हो, फिर धीरे धीरे कॉम्पैक्ट करोगे डिफरेंट फेजेस में, तो दैट इज योर MVP। फिर उसके बाद आपके जो सेकेंड स्टेज आएगा, दैट कम्स इनटू द वैलिडेशन फेज। आपके पास इनिशियल पेइंग कस्टमर्स आ चुके हैं। देन उसके बाद अगर हम स्टार्टअप, फिर आपका ग्रोथ फेज चालू हो जाता है। अब ग्रोथ फेज में भी वहां से सीरीज कैटेगरीज आती है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम स्टार्टअप की फंडिंग लाइफ साइकिल की बात करते हैं, तो बहुत अर्ली होता है आपका आइडिएशन वैलिडेशन, जहाँ पे आप यू आर यूजुअली एलिजिबल फॉर द ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट एंड द सेंट्रल। कुछ कॉम्पिटिशंस में भी आप जा सकते हो जहाँ से आपको ग्रांट्स भी मिलते हैं। जैसे हमने भी बहुत सारे भी कॉम्पिटिशंस में गए तो हमको कैश प्राइज भी मिला वहाँ पे, जो कि हमारे लिए सपोर्ट भी था। प्लस गवर्नमेंट के बेनिफिट्स अलग रहते हैं।
सेकेंडली जब आप ये फेज चले जाएं तो आप, एक होता है प्री इंक्यूबेशन फेज, एक होता है इंक्यूबेशन फेज। इंक्यूबेशन के अंदर देन यू आर एलिजिबल फॉर द इनिशियल सीड फंडिंग, यू कैन कॉल। अब सीड फंडिंग में आपको स्टार्टअप इंडिया सीड फंड या मल्टीपल गवर्नमेंट की स्कीम्स, स्टेट या सेंट्रल, फिर उसके बाद आपके होते हैं एंजल राउंड्स। एंड एंजल राउंड में भी यूजुअली एक या मल्टीपल राउंड उसके अंदर लोग आते हैं, आपको एक सर्टेन कैपिटल 25 लाख 30 लाख 40 लाख देते हैं। अब एंजल राउंड होने के बाद फिर आपने जो इनको कमिटमेंट दिया तो आपके पास एक सर्टेन रनवे आता है। ये पैसा यूजुअली 8 महीने से लेके 12 महीने 18 महीने यूजुअली मैक्स रहता है कि आपको इतना पैसा डिप्लॉय करके ग्रोथ लेके आनी है। देन फिर आपका एक यूजुअली टर्म रहता है ब्रिज राउंड, कि फॉर एग्जांपल आपने जो कमिटमेंट दिए अपने पहले इन्वेस्टर्स को, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का अगर सीरीज राउंड चल रहा है तो अब उनने जो अपने पहले इन्वेस्टर्स को दिया है सीरीज ए में, तो सीरीज ए और उनको जो नेक्स्ट राउंड है बी का, तो अब ए और बी अचीव नहीं हो पाया बट उनको थोड़ा और कैपिटल लग रहा है या थोड़े एक्सटर्नल फैक्टर्स आ गए तो उनको और कैपिटल चाहिए, तो वो जो एक्सटेंडेड वर्जन रहता है उसको हम ब्रिज राउंड कहते हैं। ये ब्रिज राउंड मल्टीपल उसके भी बीच में आ सकता है। आपका सीड स्टेज हो गया, अब इसके बाद आपका सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज डी, ई, एफ, जी, ये कितने भी जा सकते हैं। अब ये यूजुअली ई, एफ तक ही जाते हैं, राइट। एंड इसके बाद फिर आपका जो कंपनी का एंड होता है दैट इज थ्रू मर्जर्स, एक्विजिशंस, आईपीओ। ये दो ऑप्शंस रहते हैं आपके पास। अब जब बहुत लेटेस्ट स्टेज में चलेंगे, अभी एक और नई चीज इवॉल्व होके आ गई, दैट इज एमएसएमई आईपीओ। उसके अलग टर्म्स होते हैं कि यार आप 5 CR पे सर्टेन कर रहे हो, वो सारे अलग टर्म्स रहते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना है आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, बिकॉज उसको आपको अगर एग्जिट चाहिए तो एग्जिट की अलग स्ट्रैटेजी रहेगी, आपको मर्जर एक्विजिशंस में जाना है तो उसकी अलग स्ट्रैटेजीज हैं। अब वहां पे हो सकता है कि आपको अगर तुरंत एक्वायर होना है तो आप अर्ली स्टेज में भी बात कर सकते हो। अगर आपको आईपीओ ही निकालना है तो हो सकता है कि आपको फिर मल्टीपल फंडिंग्स रखनी है या ग्लोबल एक्सपेंशन जाना है, तो हर स्टेज पे अलग इन्वेस्टर्स आएंगे। तो यही मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एज अ फाउंडर आपको 6 महीने साल भर देना है जस्ट टू अंडरस्टैंड द इकोसिस्टम, क्या स्कीम्स हैं। एज अ फाउंडर आपको स्टार्टअप में क्या क्या हर्डल्स आ सकते हैं, इंडस्ट्री लोगों से साथ कनेक्ट करना है, और जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स जो रेस भी कर चुके हैं प्लस प्रॉफिटेबल कंपनीज चला रहे हैं, तो आपको उनसे कनेक्ट रहना है, उनसे मेंटोरशिप्स लेनी है। एंड प्लस आपके कॉलेज में भी जो इंक्यूबेशन है आप उनको भी रीच आउट करिए, वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। या फिर आपको लग रहा है कि मेरे इन्वेस्टमेंट या फिर जो हमारा सेक्टर है उसके लिए कोई और सा बेस्ट इंक्यूबेटर है, आप वहां रीच आउट करिए, वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा और बेशर्मों की तरह हर जगह रीच आउट कर। रीच आउट आप जब तक नहीं करोगे सामने वाला आके आपको सपोर्ट नहीं करेगा, आपको 10 जगह दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे तब एक जगह पे। So how fixed point works basically? Like what's just the basic उसका ideology तो हमें समझ सकते हैं। तो how does that work? And वो जो सारा combination है हार्डवेयर पे सॉफ्टवेयर का, वो एक साथ कैसे इवॉल्व करके नया। तो मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे ना जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस, OBD2 गाड़ी का टेक्निकल सॉल्व करने के लिए है, बट हमने वही सोचा कि यार अगर आपको गाड़ी को किसी को भी स्मार्ट बनाना है, आपको ऑटोनोमस लेवल अचीव करने हैं, आपको गाड़ी को फिंगर टिप्स पे लेके आना है सब कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑल्टो भी है अब उसको कैसे स्मार्ट गाड़ी बना सकते हो, तो एक OBD2 पोर्ट होता है वहां पे। अब हमने देखा कि अब जिनके पास वॉल्यूम्स में गाड़ियां हैं, 500 प्लस ट्रक्स चल रहे हैं, मल्टीपल फ्लीट्स हैं, मल्टीपल कॉम्बिनेशंस की फ्लीट्स हैं, कुछ ओला में चल रहे हैं, कुछ उबर में चल रहे हैं, ट्रैकिंग डिवाइसेस के एप्लीकेशंस अलग आते हैं। और अगर कोई फ्लीट ओनर है तो अपने बिजनेस मैनेज के लिए अलग अलग टूल्स यूज कर रहा है, फाइनेंस के लिए अलग यूज कर रहा है, ऑपरेशंस के लिए अलग कर रहा है, ड्राइवर ट्रैकिंग के लिए अलग कर रहा है, गाड़ी के ट्रैकिंग के लिए अलग कर रहा है। तो हमने उसकी कोर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंबाइन करा है। अब हमारे सॉल्यूशन जो हम देते हैं, हम एक एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन देते हैं दैट इज कंप्लीट ERP सॉल्यूशन पावर्ड बाय AI, जहाँ पे आप गाड़ियों के रेंटल से लेके इनवॉइसिंग जनरेशन से लेके टीम मैनेजमेंट से लेके आपके ड्राइवर के डॉक्यूमेंट से लेके सब कुछ मैनेज कर सकते हो, एंड दैट टू ऑटोमेटेड। एंड गाड़ी का जो टेक्निकल डेटा है प्लस जीपीएस ट्रैकिंग की, आप नेटवर्क में नहीं हो तब भी जीपीएस आपको लोकेशन दे रहा है सैटेलाइट्स के थ्रू, वो डेटा भी उसी ऐप के अंदर शो हो रहा है। तो एज अ बिजनेस ओनर जब आपकी मल्टीपल फ्लीट्स हैं या एज अ आप फ्लीट मैनेजर हो, आपको मल्टीपल एप्स में जगल नहीं करना है। अगर आप, क्योंकि आपका बिजनेस एक है राइट, कमर्शियल फ्लीट, तो कमर्शियल फ्लीट के आपको बस फिक्स पॉइंट दृष्टि ऐप डाउनलोड करना है, आपको सारा गाड़ियों का डेटा एक जगह पे मिल गया, प्लस आप अपना बिजनेस भी उसी में मैनेज कर पा रहे हो।
तो हम उस चीज पे टोटल कोर काम कर रहे हैं कि हमको मेन बिजनेस ओनर सारी चीजें- एंड टॉप लाइन की यस लाइफ सॉल्व करनी सो आपकी जो सारी स्टार्टअप जर्नी है, अगर आप कभी स्टार्टअप्स में नहीं पढ़ते तो आप आज क्या कर रहे होते हैं, और हाउ मतलब आप इतना अचीव कर लिया आपने अभी पिछले लास्ट 4 इयर्स में, तो हाउ इज योर फैमिली रिएक्शन टुवर्ड्स, आपके रिलेटिव्स हो गए या आपके फ्रेंड सर्कल्स में हो, हाउ दे सी लुक अप टू यू? मेरे साथ बहुत अच्छी चीज रही है और मैं हमेशा ग्रेटफुल हूँ फॉर द फ्रेंड्स एंड फैमिली। मेरे जो फ्रेंड्स भी हैं यूजुअली बीटेक टाइम पे ना क्योंकि अब खुद से ही हम लोग थोड़ा बहुत कमाने लग गए तो खुद से ही सारे एक्सपेंस के घर वाले से पैसे नहीं ले रहे हैं। अब जैसे हम लोग कहीं और पे जैसे कभी इंदौर हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई, बैंगलोर, हम लोग जो वैसे ट्रैवल भी करते थे, मेरे दोस्त भी इतने सपोर्टिव हैं। हम लोग लिटरली जनरल में जाते थे और हम लोग उसमें नीचे बैठ के भी गए और मेरे दोस्त भी इतने सपोर्टिव है कि साथ में जा रहे हैं। तो मेरे पास वो सपोर्ट हमेशा रहा था इस चीज का। एंड वो चीज़ है कि यार हमेशा लैविश लाइफ, वो अलग बात है कि अब आजकल वो अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चेंज हो गए, सारी चीज़ हो गई है, बट क्योंकि आपके पास लिमिटेड कैपिटल और खुद से ही सब करना है तो सपोर्टिव हर कोई रहे। एंड मेरी जर्नी में मैं हमेशा ग्रेटफुल हूँ कि एक बर्निंग डिजायर रखा है कि यार कुछ करना है, हो सकता है, ऑप्टिमिस्टिक माइंड आपको हमेशा रखना है। एंड जो आपके मेंटोर्स आपको कहते हैं तो उसकी वैल्यू करनी है, बिकॉज उनका भी एक सर्टेन एक्सपीरियंस है और वो ये नहीं चाहेंगे कि यार उनकी वजह से या आप अपनी लाइफ में अगर कहीं ट्रैक पे जा रहे हो, डाइवर्ट हो, ठोकरे खाओ, फिर वापस आओ, आप उनकी एक्सपीरियंस से सीखो। तो गुड लिसनर आपको बनना पड़ेगा। एंड अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप का एक्सपोजर सब नहीं होता तो अगेन फिल्म प्रोडक्शन में शायद होता मैं, या फिर नौकरी कर रहा होता उसमें ही, डोमेन में ही। बट अगेन नौकरी इज नॉट अ बैड ऑप्शन अनलेस अनटिल अगर आपको उसमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। जॉब इज ऑल्सो अ ग्रेट ऑप्शन, बट आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, राइट? जैसे मैंने नौकरियां भी करी हैं, अभी स्टार्टअप भी चल रहा है, हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जो को फाउंडर्स भी पहले थे, फिर बाकी हमारे साथ एज अ कोर टीम में भी आ गए हैं अभी। तो ये पूरी जर्नी है, इट जस्ट कि और आप जिस जैसे जैसे समय के साथ इवॉल्व हो गए, आपके बेंचमार्क बढ़ते जाएंगे, तो सेटिस्फैक्शन लेवल कभी नहीं आएगा। जैसे पहले लगता था कि यार एक सर्टेन अमाउंट अचीव हो जाए तो लाइफ सेट है, वो हो गया तो उसके बाद अलग हर्डल्स हैं। फिर उसके बाद टीम आपके पास यार 2 लोग हो जाए, फिर टीम बढ़ गई है तो अब एफिशिएंसी पे बात आ रही है, फिर अब डिफरेंट जियोग्राफिक्स पे एक्सपैंड करना है, अलग अलग चीजें बढ़ती जाती हैं। तो हर लेवल पे अलग अलग चैलेंजेस हैं। एंड एज अ एंटरप्रेन्योर और उसकी जर्नी की अगर बात करें तो उनको ही आपको नहीं पता है कल क्या आने वाला है, तो आप कितना स्मूथली उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो और कितना 100% देना है। तो आपको हमेशा अपना बेस्ट देना है और जो होगा वो हमेशा तो है ही गॉड सपोर्ट करने के लिए। तो आपको बस 100% आप दो, लीव द रेस्ट, एंड आपको रखना है कि बस बेस्ट दे दिया, अब इसका मैं सेटिस्फाइड हूँ कि यस मैंने बेस्ट दिया अपना। यस। So what are your future aspects with Fixed Point, and आप क्या विजन रखते हो और आप इस स्पेस में कैसा आपका चेंजेस और नए इनोवेशंस ला सकते हो? तो हम तो यही विजन मिशन के साथ हम लोगों ने स्टार्ट यही करा है कि हर गाड़ी को हम एटलीस्ट स्मार्ट, सेफ और कनेक्टेड बना सकें, और एक ऐसा ब्रांड कि एटलीस्ट भोपाल जैसी जगह से पर ये डिवाइस ग्लोबली एशिया, यूरोपियन कंट्रीज में भी एटलीस्ट यूज किया जाए। तो एक ऐसा ब्रांड भोपाल जैसी जगह से और हर गाड़ी को हम स्मार्ट बना सकें, तो ये हमारा विजन मिशन। That was an amazing conversation, Mr. Mohsaba. We are very lucky to have you here. Hope you guys like this video. Please go and subscribe. Also, social media पे कर लो यार, follow कर लो यार, अब तो कर लो। So, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, we are only into making entrepreneurships and finance के ऐसे एक्सपीरियंस आपके पास लेके आना है। So, अगर आपको इस जर्नी के साथ जुड़ना है, go and subscribe Podyssey. Follow us on social media. I'm signing off. This is your host, Arandito.